Hi, welcome students. I BK Sinha welcome you to this online platform of BSc coaching. मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंग्लिश, और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो ऑल इंडिया लेवल पे होता है उसमें इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। जो पेपर बोला जाता है वो है टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और लैंग्वेज चाहे कोई भी हो, बी इट हिंदी, बी इट संस्कृत, कोई भी लैंग्वेज हो, बी इट इंग्लिश, उसका दो इंपॉर्टेंट पिलर्स होता है। वन इज ग्रामर एंड सेकंड इज वर्ड पावर, या जिसको हम लोग वोकैबुलरी के नाम से भी जानते हैं। वर्ड पावर या वोकैबुलरी, तो दोनों पर बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ग्रामर का पोर्शन अलग होता है जिसको कि डिस्कस किया जाएगा दूसरे क्लासेस में जब ग्रामर के क्लासेस होंगे। आज हम लोग टेकअप करेंगे वर्ड पावर या वोकैबुलरी से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन जो कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में पूछा जाता है, और उस सेक्शन को हम लोग फिलर्स के नाम से जानते हैं। फिलर्स, यू नो, फिल का मतलब होता है खाली स्थान को भरना। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिलर्स तीन तरीके से पूछे जाते हैं। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो है सिंगल फिलर। सिंगल फिलर में क्या होता है स्टूडेंट्स? सिंगल फिलर में एक सेंटेंस होता है, उसमें एक ब्लैंक दिया हुआ होता है और आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू द सुटेबिलिटी आपको एक वर्ड को उसमें टिक करना पड़ता है कि अगर इस वर्ड को फिलअप किया जाएगा तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सबसे सिंपल टाइप सिंगल फिलर जो कि हम अपने स्कूल डेज में भी करते हैं। सेकंड टाइप जो एग्जाम्स में आता है वो है डबल फिलर्स। डबल फिलर्स का सेक्शन वही अभी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मैं। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि इसमें एक सेंटेंस होता है, दो ब्लैंक्स होते हैं और जो ऑप्शंस दिए जाते हैं वो पेयर्स में दिए जाते हैं। तो इसीलिए सिंगल फिलर के मुकाबले डबल फिलर थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। तीसरा टाइप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है वो है क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट पर भी काफ़ी डिटेल में चर्चा की जाएगी बाद के क्लासेस में, लेकिन क्लोज टेस्ट भी आप लोग जानते होंगे। एक पैराग्राफ दिया हुआ होता है, उसमें नंबर्ड ब्लैंक्स होते हैं 1 2 3 4 5, और हर नंबर के साथ उसके ऑप्शंस दिए हुए रहते हैं एग्जाम्स में, और जो सबसे सुटेबल ऑप्शन रहता है उसको हम टिक करते हैं। तो ये तीन तरह के फिलर्स जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना चाहेंगे। उसमें से आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो होगा डबल फिलर्स। करेक्ट? एग्जाम्स के हिसाब से अगर देखें तो किस एग्जाम में कौन सा फिलर आता है ये जानना ज़रूरी है। सिंगल फिलर अगर हम देखें तो बैंक के क्लर्क एग्जाम में आता है और एसएससी एग्जाम में आता है। सिंगल फिलर्स बैंक पीओ एग्जाम में या ऑफिसर लेवल वाले एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता, इसीलिए हम कहते हैं कि ये क्लर्क और एसएससी में पूछा जाता है। सेकंड जो डबल फिलर्स है ये बैंक पीओ एग्जाम से पूछा जाता है, या जो भी ऑफिसर कैडर का एग्जाम होता है, चाहे वो एलआईसी हो, जीआईसी हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है डबल फिलर्स। फिर एक क्लोज टेस्ट है। क्लोज टेस्ट हर जगह पूछा जाता है, चाहे वो बैंक का क्लर्क हो या बैंक का पीओ हो, बैंक या एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो उसमें क्लोज टेस्ट देखने को मिलता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि फिलर्स हम लोग कैसे कर सकते हैं, फिलर्स को अप्रोच कैसे किया जाए, ये अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। फिलर्स को करने में कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है। इसके बेसिक्स को अगर हम समझ जाएंगे तो हमेशा मेरा ये आंसर सही होगा। इसमें दोनों चीज़ है, एक तरफ ये बहुत मार्क्स फेचिंग है, अगर करेक्ट होगा तो 5 का 5 भी करेक्ट आप कर सकते हैं अगर आप कमांड करते हैं इस टॉपिक पे।
लेकिन साथ ही साथ इसमें जो ऑप्शंस होते हैं वो इतने क्लोज होते हैं कि आपको ऑप्शन ए भी सही लगेगा, आपको ऑप्शन सी भी सही लगेगा और ऑप्शन डी भी सही लगेगा। एक चीज़ और बता देता हूँ कि क्वेश्चन कोई कभी भी आप किसी मैगजीन में कोई क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन देख के आप समझ सकते हैं कि दिया गया क्वेश्चन एसएससी का है या दिया गया क्वेश्चन बैंक का है। कैसे हम लोग डिटरमिन करते हैं, इसका पता हम लोगों को लगता है नंबर ऑफ ऑप्शन से। अगर नंबर ऑफ ऑप्शंस 4 हैं तो यू शुड बी कंफर्म कि ये क्वेश्चन एसएससी का है, और अगर नंबर ऑफ ऑप्शंस 5 हैं तो आपको समझना चाहिए ये बैंक का क्वेश्चन है। जब भी नंबर ऑफ ऑप्शंस बढ़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाउ टू अप्रोच फिलर्स। फिलर्स को हम लोग कैसे अप्रोच करें, हाउ टू अप्रोच फिलर्स। इसके लिए क्या क्या तरीका है, इसके लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 3 स्टेप इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसका टेस्ट किया जाता है एग्जाम में। अगर आप किसी लेमैन से बात करेंगे और पूछेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स का जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन, व्हाट डज द क्वेश्चन सेटर वांट टू टेस्ट, उस केस में जवाब आएगा कि आपके वर्ड पावर को टेस्ट करने के लिए ये क्वेश्चंस दिए जाते हैं। बट ये इनकम्प्लीट जवाब है। मेरे हिसाब से जब भी फिलर्स एग्जाम में आता है तो उसके पीछे 3 ऑब्जेक्टिव होता है। पहला ऑब्जेक्टिव होता है कि जो क्वेश्चन सेटर है वो आपके कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता है। कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी, यहां पे आपका ऑब्जेक्शन हो सकता है कि सर कॉम्प्रहेंशन के लिए तो अलग से पूरा पैसेज दिया हुआ होता है, यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन की क्या ज़रूरत है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि जब भी कोई भी सेंटेंस फिल इन द ब्लैंक्स वाला होता है तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू डू कि आप उसको पढ़कर समझते हैं कि ये क्वेश्चन इस सेंटेंस का मीनिंग वास्तव में क्या है। तो वहाँ पर कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और अगर आप दिए गए सेंटेंस को ठीक से नहीं समझ पाते तो देयर इज एवरी लाइकलीहुड दैट यू विल नॉट बी एबल टू सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी। देन जो दूसरा पार्ट है वो निश्चित रूप से वर्ड पावर या वोकेबलरी को टेस्ट करना है कि जो भी ऑप्शंस में जो वर्ड्स दिए गए हैं उसके मीनिंग आप ठीक तरीके से जानते हैं कि नहीं, ये टेस्ट करना इस फिलर्स का पर्पस होता है। तो फर्स्ट इज कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी एंड द सेकेंड इज वर्ड पावर। और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है विच समटाइम्स विच बिकम्स इंस्ट्रूमेंटल इन डिसाइडिंग द आंसर, और अभी जब मैं आपके साथ क्वेश्चंस करूंगा तब वहां पे आपको इसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा, और वो है ग्रामर। ग्रामर का ज्ञान भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब मीनिंग वाइज 2 या 3 वर्ड्स एक जैसे होते हैं तो ग्रामर के हिसाब से किस वर्ड को सेलेक्ट करना है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिलर्स के लिए जो डिस्कशन हुआ अभी तक उसको एक बार फिर से हम लोग रिकैपिचुलेट करते हैं, एक बार फिर आपके लिए उसको रिप्रोड्यूस किया जाता है यहाँ पे कि जब भी कोई सेंटेंस दिया गया है और उसमें 1 या 2 फिलर्स हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए कि 18 वर्ड्स का एक सेंटेंस आपके सामने है और उस 18 वर्ड्स में से 2 वर्ड्स गायब कर दिए गए। देन अगेन आपके पास कितने वर्ड्स बचे? यू आर लेफ्ट विथ 16 वर्ड्स। 2 वर्ड्स वहां पे नहीं भी हैं, फिर भी ऑन द बेसिस ऑफ दो 16 वर्ड्स यू विल बी एबल टू कॉम्प्रहेंड और अंडरस्टैंड द रफ मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। एम आई करेक्ट और नॉट? 18 वर्ड्स में से अगर 2 वर्ड्स नहीं भी हैं तब भी आपके पास 16 वर्ड्स हैं, और 16 वर्ड्स के बेसिस पे आप उस सेंटेंस का रफ मीनिंग समझ सकते हैं, और ये आपको करना होगा। तो फर्स्ट स्टेप इज योर कॉम्प्रहेंशन एबिलिटी। देन अब जो 2 वर्ड्स मिसिंग है उसके ऑप्शंस आपके पास नीचे दिए गए हैं, तो जो भी वर्ड्स ऑप्शंस में हैं उसका मीनिंग आपको जानना पड़ेगा, और ये जो एबिलिटी है ये आपका वर्ड पावर है।
आपके वोकेबलरी का स्टॉक है कि आप कितने वर्ड्स जानते हैं। देन कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शंस में मान लीजिए 5 ऑप्शंस दिए गए हैं जिसमें से 3 वर्ड एक ही मीनिंग के हैं, तब कैसे डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से मेरा सही आंसर कौन सा होगा? तो वहां पर ग्रामर काम में आता है, और ग्रामर का पॉइंट अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि कॉम्पिटिटिव इंग्लिश जो है वो इंग्लिश का जो फंक्शनल पार्ट है उस पर बेस्ड होता है, अप्लाइड पार्ट पर बेस्ड होता है कि जो भी नॉलेज आपने एक्वायर किया है उस नॉलेज को आप कैसे दिए गए सिचुएशन में अप्लाई करते हैं। तो दिस वाज द ब्रीफ डिस्कशन ऑन हाउ टू अप्रोच फिलर्स। फिलर्स के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करते हैं ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं अगर वो आपके साथ मैं करूंगा तब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होगा। तो देखते हैं इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। स्क्रीन पर आपके सामने वो क्वेश्चन होगा, साथ ही मैं यहां पे बगल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। डबल फिलर्स का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 स्क्रीन पे आपके सामने होगा, मेरे मोबाइल में भी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है द डैश यू वर्क कॉमा द डैश फॉर योर प्रॉस्पेरिटी। यही क्वेश्चन आपके सामने है। सेंटेंस के हिसाब से है कि अगर आप जैसा काम करते हैं, हमको पता नहीं है कि किस तरह के काम के बारे में बात की गई है, वो हम लोग डिसाइड करेंगे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसके हिसाब से, लेकिन वो डिसाइड करेगा आपकी प्रॉस्पेरिटी को। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी मीन्स होता है समृद्धि या खुशहाली। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन ये वाला मैं लिख देता हूं, उसके बाद फिर जो स्लाइड पे क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से डिस्कस किया जाएगा। द गिवन क्वेश्चन इज द डैश यू वर्क कॉमा द डैश फॉर योर प्रॉस्पेरिटी। दिस इज द गिवन क्वेश्चन। डबल फिलर्स का एग्जाम्पल है, इसमें 2 ब्लैंक हैं, दिस इज ब्लैंक नंबर 1 एंड दिस इज ब्लैंक नंबर 2। इसके अगेंस्ट में जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो हैं मोर और बेस्ट। दूसरा ऑप्शन है लीस्ट एंड बेस्ट। थर्ड ऑप्शन इज हार्डर और बेटर। ऑप्शन नंबर डी इज डिसेंट एंड ब्राइटेस्ट। And option number 5 is better and good. Now we look at the given options. Options के हिसाब से इसमें कोई बहुत मुश्किल वर्ड्स नहीं है, मीनिंग वाइज ये वर्ड्स मुश्किल नहीं है, लेकिन इसमें ग्रामर के पार्ट को हम लोग अप्लाई करेंगे। जब भी आप एग्जाम देते हैं, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस को आप हैंडल करते हैं तो आपको आंसर एक ही टिक करना रहता है। और एक आंसर तक हम कैसे पहुंच सकते हैं? एक आंसर तक हम पहुंच सकते हैं बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन। बाकी 4 ऑप्शंस को अगर हम हटा दें और एक ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाए तो दैट बिकम्स योर आंसर। सो दिस इज द फंडा दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा, आर्टिकल जो चैप्टर है दैट आई विल कवर लेटर ऑन, उसको मैं कवर करूंगा, लेकिन अगर आपने आर्टिकल पढ़ा होगा तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब 2 चीजें एक साथ बढ़ती हैं या 2 चीजें एक साथ घटती हैं या एक चीज बढ़ती है और दूसरी चीज घटती है, तो इन तीनों केस में हम लोग जो एडजेक्टिव यूज करते हैं वो कॉम्परेटिव डिग्री का एडजेक्टिव होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने मैं बताता हूं। अगर आप ज्यादा मेहनत करेंगे तो पैसा क्या होगा? अगर मेहनत ज्यादा होगी नेचुरली आपका इनकम ज्यादा होगा, तो वो ये केस है। एक चीज बढ़ेगी तो साथ में साइमल्टेनियसली दूसरी चीज भी बढ़ेगी। अगर आप मेहनत कम करते हैं तो क्या होगा?
आपका इनकम घटेगा। तो दोनों चीजें यहां पे साइमल्टेनियसली घट रही हैं। थर्ड सिचुएशन इज बहुत प्रैक्टिकल सिचुएशन है कि अगर आप ज्यादा व्हाट्सएप चलाएंगे, मोबाइल पर ज्यादा टाइम देंगे, तो पढ़ाई के घंटे क्या होंगे, कम होंगे कि ज्यादा होंगे? नेचुरली ये घटेगा। तो मोबाइल पर दिया गया टाइम अगर बढ़ेगा तो स्टडी आवर्स नेचुरली घटेगा। तो ये जो 3 सिचुएशन है, आर्टिकल के एक इंपॉर्टेंट रूल के तहत हम कह सकते हैं कि वहां पे एडजेक्टिव का कॉम्परेटिव डिग्री यूज होता है। ये रूल है। अगर इस रूल को आप जानते हैं तो यू विल स्ट्रेट अवे टिक द आंसर। आपको दूसरे किसी ऑप्शंस को देखने की जरूरत नहीं है। कॉम्परेटिव डिग्री के जो एडजेक्टिव्स वाले ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं उसमें यही है। हार्डर, हार्ड का कॉम्परेटिव डिग्री है और बेटर, गुड का कॉम्परेटिव डिग्री है। तो योर आंसर शुड बी दिस। आपका क्वेश्चन होगा कि आप कैसे सर आंख बंद करके सी को टिक कर दिए, बाकी को एलिमिनेट करके दिखाना पड़ेगा ना। तो हम बोलेंगे कि हाँ, आप देख सकते हैं कि क्यों इसको एलिमिनेट किया गया। यहां पर मोर सही है, कॉम्परेटिव डिग्री है, बट बेस्ट, गुड का सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज गॉन। सेकेंड में देखते हैं लिस्ट। लिस्ट लेस का सुपरलेटिव डिग्री है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा और बेस्ट भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो दिस वे ऑप्शन बी गोज। सी को हमने रखा है कि ये मेरा आंसर हो सकता है। देन डिसेंट, डिसेंट का मतलब होता है सभ्य। जैसे अमिताभ बच्चन इज ए डिसेंट मैन, अच्छे चीजों के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डिसेंट, और ही यूजेस डिसेंट लैंग्वेज, तो वहां पे इस वर्ड को यूज किया जाता है। ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है। और यहाँ पे ब्राइटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी भी चला जाएगा, इट विल बी एलिमिनेटेड। देन वी कम टू ऑप्शन नंबर ई। यहाँ पे बेटर हो सकता था, चूंकि ये कॉम्परेटिव डिग्री एडजेक्टिव है, बट गुड हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। और जब गुड ऑप्शन नहीं होगा तो बेटर को भी ड्रॉप करना होगा। सो दिस वे ऑप्शन नंबर ई इज ऑल्सो एलिमिनेटेड। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन आंसर, दैट इज हार्डर एंड बेटर। इस तरह के अगर आप अप्रोच को फॉलो करेंगे तो इंग्लिश में जो हमेशा डाउट होता है कि सर ऑप्शन तो बी भी सही लग रहा था, ऑप्शन डी भी सही लग रहा था, हम तो सर डी मार के आ गए हैं, पता नहीं सही होगा कि गलत होगा। तो वो जो अनसर्टेनिटी आपके दिमाग में है वो बिल्कुल नहीं होगी। अगर 5 फिलर्स है तो 5 में से आपका 5 सही हो सकता है, या अगर एक इधर उधर हो भी गया तो 4 फिलर्स आप जरूर सही करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सप्लेनेशन। आई होप कि इसमें कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होगा। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन डबल फिलर्स। ये आपके स्क्रीन पे आ गया होगा और ये भी छोटा क्वेश्चन है। पहले सिंपल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और फिर थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन को हम लोग टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सेज ही डैश ऑल हिज मनी डैश फुल स्टॉप। दिस इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस, छोटा सेंटेंस है, लेकिन इसके जो ऑप्शंस हैं वो बहुत ट्रिकी हैं, उसमें आप फंस सकते हैं। लेकिन उसमें भी हम लोग सही आंसर तक कैसे पहुंचेंगे ये देखते हैं। स्क्वांडर्ड वाइजली। ऑप्शन नंबर बी डिपॉजिटेड एंड प्रूडेंस। ऑप्शन नंबर सी एक्सपैंडेड and notoriously. Option D is earned, और यहां पर भी देखिए वर्ड आया decent. क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर E is spent and foolishly. वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो भी तरीका आपको बताया गया कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, तो क्वेश्चन में उसको अप्लाई करके देखना चाहिए। इफ
इफ द मेथड फिट्स इनटू द क्वेश्चन और आप सही आंसर तक पहुंचते हैं, इसका मतलब कि दैट मेथड इज फुल प्रूफ एंड यू मस्ट गो फॉर इट। यहाँ पे जो मेथड मैंने बताया था कि सबसे पहले आपको दिए गए क्वेश्चन को ब्लैंक के साथ ही समझना पड़ेगा। यहाँ पे कितने लेटर का वर्ड है, 1 2 3 4 5 6 लेटर के वर्ड्स हैं, जिसमें से दो वर्ड्स इसमें गायब हैं, यानी कि आपके पास सिर्फ 4 वर्ड है। 4 वर्ड पर भी आप इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को समझ सकते हैं। ही डैश ऑल हिज मनी। मनी क्या हो सकता है? मनी को हम लोग सेव कर सकते हैं, मनी को कमा सकते हैं, या मनी को वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह का कुछ रफ मीनिंग हम लोगों को समझ में आता है। अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं, पहले इसके मीनिंग को समझ लें और तब ग्रामर वाला दूसरा स्टेप मैंने क्या बताया था कि वर्ड मीनिंग, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स गिवन इन योर ऑप्शन। तो मीनिंग को पहले अगर समझ लेंगे और तब उसके बाद ग्रामर को अप्लाई करेंगे तो बिल्कुल सही आंसर पे पहुंचेंगे। अब मीनिंग के हिसाब से देखते हैं। पहला वर्ड यहाँ पे स्क्वैंडर। स्क्वैंडर मतलब होता है बर्बाद करना। वेस्ट एक वर्ड हम लोग जानते हैं, वेस्ट WAST। वेस्ट एक जनरल टाइप का वर्ड है जो हर जगह लगता है। टाइम को हम लोग वेस्ट करते हैं, मनी को हम लोग वेस्ट करते हैं, रिसोर्सेज को हम लोग वेस्ट करते हैं। बट स्क्वैंडर इज ए स्पेसिफिक वर्ड विच इज यूज्ड फॉर मनी। पैसे के लिए इसको यूज किया जा सकता है। अगर उस हिसाब से हम देखेंगे तो ये वाला इसमें फिट हो सकता है। सेकेंड, वाइजली। लेकिन अगर पैसे को, वाइजली का मतलब बुद्धिमानी पूर्वक, तो पैसे को तो बुद्धिमानी पूर्वक तो बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो ये जो वर्ड है इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि ये मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, देन वी कम टू ऑप्शन नंबर 2 बी। डिपॉजिट मीन्स जमा करना, यू नो, और प्रूडेंस मीन्स होता है बुद्धिमानी। तो ये वाला ऑप्शन बहुत क्लोज है। डिपॉजिटेड भी यहां पे हो सकता है और प्रूडेंस भी हो सकता है। आगे चल के देखते हैं कि ये मेरा फाइनल आंसर होगा या नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी मेरे पास 3 ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं। एक्सपैंड का मतलब यू मस्ट बी नोइंग, फैलाना, प्रसार करना। इसका अपोजिट वर्ड होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मीन्स होता है सिकुड़ना। फिर एक वर्ड है नोटोरियसली। ये एक अच्छा वर्ड है, नोटोरियस। नोटोरियस का वास्तव में हिंदी मीनिंग होता है कुख्यात। ठीक है, लेकिन हम लोग हमेशा कंफ्यूज करते हैं। नोटोरियस की जगह पे या नॉटी की जगह पे हम लोग कई बार नोटोरियस भी बोलते हैं, जो कि गलत है। नॉटी मीन्स नटखट, बच्चे नटखट होते हैं, और नोटोरियस तो क्रिमिनल्स होते हैं ना, कुख्यात। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में कोई बच्चा आया जो बहुत आफती है, आते के साथ उसने आपका 1-2 डेकोरेटिव आइटम्स तोड़ दिया, किनारे में आप ले जाकर उसको बोलते हैं कि एकदम नोटोरियस बच्चा है क्या तुम, और तब तक उसके पेरेंट्स सुन लेते हैं। अगर पेरेंट्स अंग्रेजी के अच्छे जानकार होंगे तो आपको बोलेंगे कि यू हैव यूज्ड अ रॉन्ग वर्ड फॉर माय चाइल्ड, तुम इसको नोटोरियस कैसे बोल दिए, और तब आप एम्बैरेस्ड फील करेंगे। तो बच्चों के लिए हम लोगों को वर्ड यूज करना चाहिए नॉटी। सो नोटोरियस मीन्स होता है कुख्यात। तो ये तो दोनों का मीनिंग था। यहां पर अब हम लोग आते हैं ऑप्शन नंबर डी में। अर्न का मतलब होता है कमाना, और डिसेंट का मतलब होता है अच्छा या सभ्य। ये मीनिंग के हिसाब से है। स्पेंड का मतलब खर्च करना, और उसी का ये V2 या V3 हो सकता है स्पेंट। और फुलिशली का मतलब होता है बेवकूफ़ी से। तो पैसा बेवकूफ़ी से भी खर्च किया जा सकता है, वहाँ पे ये भी सही हो सकता है और ये भी सही हो सकता है। पैसे के लिए एक्सपेंशन वर्ड सही नहीं है। पैसा इंक्रीज कर सकता है बट इट कैन नॉट बी एक्सपैंडेड, और नोटोरियसली वर्ड भी यहाँ पे इसके लिए सही नहीं है। तो इसीलिए ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। पैसा अर्न किया जा सकता है, लेकिन डिसेंट वर्ड यहाँ पे अप्रोप्रिएट नहीं होगा। मीनिंग के हिसाब से नहीं, अभी ग्रामर के हिसाब से डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। तो ये क्यों नहीं होगा ये अभी बताता हूँ। नाउ वी कम टू द ओरिजिनल क्वेश्चन। वर्ड्स के मीनिंग परफेक्ट हैं, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर आते हैं सेंटेंस में। सेंटेंस में यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जरूर कोई ना कोई वर्ब होगा। वर्ब का टेंस कुछ भी हो सकता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर कुछ भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई वर्ब होगा। और अगर वर्ब है
तो यहां पर लास्ट में एडवर्ब जरूर जुड़ेगा। जैसे वह दौड़ता है, क्वेश्चन होगा कैसे दौड़ता है, तो ही रन्स फास्ट, फास्ट यहाँ पे एक एडवर्ब है। उसी तरह से वह लिखता है, कैसे लिखता है, ही राइट्स क्लियरली। तो ज्यादातर जो एडवर्ब होते हैं उसके अंत में एलवाई लगा रहता है। बट योर ऑब्जेक्शन विल बी कि सर अभी तो आपने पहला एग्जाम्पल बोला कि वह तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, तो फास्ट और फर्स्ट दीज आर टू एक्सेप्शंस जो कि एडवर्ब के रूप में भी एलवाई नहीं लेते। तो उस केस में एलवाई नहीं रहने के बाद भी वो एडवर्ब के रूप में यूज किए जाते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर कि जो सेकंड ऑप्शन वाले जो वर्ड्स हैं उसमें जिसमें एलवाई लगा हुआ है वो तो मेरा आंसर हो सकता है ग्रामर के हिसाब से, बट जिसमें एलवाई नहीं लगा हुआ है वो मेरा आंसर नहीं होगा। तो प्रूडेंस एक नाउन है, ये एडवर्ब नहीं है, इसीलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा। सो दिस गोज, ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं, मीनिंग के हिसाब से मैंने इसको, चूंकि कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स थे इसीलिए मैंने इसको एलिमिनेट किया था, ठीक है। तो दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। थर्ड में यहां पे एलवाई है तो ग्रामर के हिसाब से ये सही है, बट मीनिंग के हिसाब से ये ऑप्शन सही नहीं है, तो ये भी मेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देन यहां पर डिसेंट है, अगर डिसेंटली रहता तो हम लोग इस आंसर को कंसीडर कर सकते थे, लेकिन चूंकि इसमें एलवाई नहीं है, ये एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब, तो इसीलिए ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। हालांकि इसका ये वाला आंसर हो सकता था मीनिंग के हिसाब से। देन वी आर लेफ्ट विद ओनली वन आंसर, दैट इज ई। तो उसने अपने सारे पैसे बेवकूफी पूर्ण तरीके से खर्च कर दिए। सो द आंसर इज स्पेंट एंड फुलिशली। तो इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को करेंगे तो डेफिनेटली आप एकदम सही आंसर तक पहुंचेंगे। इस केस में क्या था, कुछ वर्ड्स ऐसे थे जिनके मीनिंग बिल्कुल एक जैसे थे। स्क्वांडर अगर स्पेंट हो सकता है तो स्क्वांडर भी हो सकता है। अगर अपोजिट मीनिंग हम देखें तो स्पेंट की जगह पे डिपॉजिट भी हो सकता था। बट फाइनली क्या करना पड़ा, फाइनली वी हैड टू अप्लाई द रूल्स ऑफ ग्रामर, और उसके बेसिस पे हम लोग आंसर तक पहुंच पाए। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 आपके स्क्रीन पे होगा। इसमें सिर्फ ऑप्शंस लिखेंगे, वर्ड्स का जो ऑप्शन है, चूंकि सेंटेंस लंबा है वो आप स्क्रीन पे देखते रहिएगा। ऑप्शंस आर डिक्लाइन, स्लोप। ऑप्शन बी में वर्ड्स हैं हाइक, लॉस। ऑप्शन सी में वर्ड्स हैं इंक्रीज, राइज। ऑप्शन डी में सर्ज, फॉल, और ऑप्शन ई में ग्रोथ एंड एडवांस। ये वाला भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंफ्यूज करने वाला है। एक बैंक पीओ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर सेंटेंस को पढ़ेंगे तो सेंटेंस में लिखा हुआ है ऑन अकाउंट ऑफ द डैश इन सेल्स द सॉफ्टवेयर फर्म हैज अचीव्ड ए 12% डैश इन नेट प्रॉफिट। सेंटेंस का मीनिंग क्या होगा कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी के बारे में बात की जा रही है जिसके बिक्री में बढ़ोतरी या घटोतरी होने की वजह से, बिक्री बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, उसकी वजह से उस कंपनी ने 12% का शुद्ध मुनाफा कमाया। दिस इज द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। यहाँ पे सेंटेंस में एक चीज का ध्यान रखते हैं कि कौन सा वर्ड है। यू मार्क द वर्ड अचीव। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है अचीव। तो जब भी प्रॉफिट होता है, अचीव क्या है, अचीव इज ए पॉजिटिव वर्ड। तो प्रॉफिट जब होता है तो प्रॉफिट अचीव किया जाता है। तब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर सर लॉस है तो लॉस के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे। तो लॉस के लिए दो निगेटिव वर्ड यूज किया जाता है। वन इज सफर और दूसरा वर्ड है इनकर।
सफर और इनकर। अगर लॉस होता है तो हम लोग ये दो वर्ड यूज करते हैं। आपके ज्ञानवर्धन के लिए मैं इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं, कभी किसी दूसरे क्वेश्चन में काम आएगा कि सफर और इनकर में बहुत फाइन डिफरेंस है। तो व्हाट द डिफरेंस इज, सफर हम लोग, लॉस हम लोग सफर कब करते हैं, जब इसका रीजंस एक्सटर्नल होता है। जैसे अभी लॉकडाउन में बिजनेस हैड टू सफर ए लॉट ऑफ लॉसेस, तो वहां पे रीजन क्या था, एक्सटर्नल था, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे सफर। और इनकर वर्ड हम लोग यूज करते हैं जब लॉस होता है लेकिन अपने किसी पॉलिसी की वजह से, डिसीजन की वजह से, तो ये इंटरनल होता है, सेल्फ मेड होता है, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं इनकर। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सफर एंड इनकर। तो यहां पे जो सेंटेंस में एक वर्ड मिला, उसमें पता चला कि अचीव वर्ड लिखा हुआ है, यानी कि ये जो सेंटेंस दिया गया है ये प्रॉफिट से रिलेटेड है, लॉस से रिलेटेड नहीं है। तो ऑप्शंस में जो निगेटिव वर्ड्स होंगे उसको हम लोग एलिमिनेट कर देंगे और उसके ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर देंगे। नाउ वी डिस्कस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑप्शंस। पहला वर्ड है डिक्लाइन। डिक्लाइन मीन्स होता है घटना या कम होना। उसके लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डिक्लाइन। जैसे एग्जांपल, द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का पतन। तो डिक्लाइन जो वर्ड है ये एक निगेटिव वर्ड है। स्लोप मीन्स ढाल, इसको भी हम लोग निगेटिव सेंस में यूज करते हैं। कभी कभी अगर आप ऊपर से नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं तो पॉजिटिव भी हो सकता है, तो इट मे बी पॉजिटिव समटाइम्स ऑल्सो। तो ये वर्ड है। अब चूंकि हमको पॉजिटिव वर्ड्स यहाँ पे चुनना है, इसीलिए ये मेरा आंसर नहीं होगा। देन वी कम टू सेकेंड, हाइक। हाइक मीन्स होता है बढ़ना। एक चीज और ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि अगर सेल बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगी। ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा। सेल अगर घटेगी तो प्रॉफिट भी घटेगा। ये निगेटिव है तो ये भी निगेटिव होगा। मीन्स दोनों वर्ड्स या तो पॉजिटिव होंगे या निगेटिव होंगे प्रॉफिट और लॉस के सेंस में। ये मामला प्रॉफिट का है, इसीलिए हमको पॉजिटिव वर्ड्स के पेयर को ही टिक करना है, निगेटिव वर्ड्स के पेयर को एलिमिनेट करना है। यहाँ पे एक वर्ड है, साथ ही साथ ऐसा कभी नहीं होगा कि सेल बढ़ेगा और प्रॉफिट घटेगा, तो प्लस और माइनस वाला कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, इसको भी हम लोगों को एलिमिनेट करना होगा। नाउ वी डिस्कस द सेकंड ऑप्शन। हाइक मीन्स होता है बढ़ना, जैसे प्राइस हाइक, वेज हाइक, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड है। और लॉस मीन्स हानि, ये निगेटिव वर्ड है। एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये मेरा आंसर नहीं होगा। देन इंक्रीज मीन्स बढ़ना, पॉजिटिव, और राइज का मतलब भी बढ़ना, तो ये मेरा आंसर हो सकता है। बट वी हैव टू एग्जामिन अदर ऑप्शंस ऑल्सो। सर्ज का मतलब भी होता है बढ़ना। जैसे अभी पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, तो वहां पे प्राइस सर्ज ऑफ पेट्रोल, वहां पे हम लोग इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। फॉल का मतलब होता है गिरना, घटना या कम होना, तो ये एक निगेटिव वर्ड है। तो एक पॉजिटिव एक निगेटिव का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा, इसको हम लोग क्रॉस कर देंगे। फिर यहाँ पे एक वर्ड है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स होता है वृद्धि, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। और एडवांस का दो मीनिंग होता है। अगर आप इसको नाउन के रूप में यूज करते हैं तो एडवांस का मतलब होता है अग्रिम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे जमीन खरीदनी है, 25 लाख की जमीन है, मैंने 5 लाख रुपए पहले दे दिए, तो व्हाट आई से, मैं कहूंगा कि मैंने 5 लाख रुपए एडवांस दिया। तो वहां पे अग्रिम अगर मीनिंग है तो वो एक नाउन है। और एडवांस का मतलब होता है बढ़ना, जैसे वो मेरी तरफ बढ़ा, ही एडवांस टुवर्ड्स मी, तो ये एक पॉजिटिव वर्ड हो सकता है। ठीक है, अब यहां पर से 3 ऑप्शन हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिए, लेकिन मामला क्या फंसा, मामला अब हो गया 50-50। 50-50 का मतलब कि सी और ई में से डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहां पे ऑप्शन सही होगा सी, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वर्ड हैं। सेल बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ी, तो मेरा आंसर होगा सी, करेक्ट। बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर घूम रहा होगा कि सर द टीचर इज वेरी स्मार्ट, अपने से टिक कर दिए, बोल दिए कि सी सही होगा और ई के बारे में कुछ बताए ही नहीं।
तो सी अगर सही है तो क्यों सही है, और ई अगर मेरा आंसर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये एक्सप्लेन करना एक टीचर की जिम्मेदारी है। दैट आई एम गोइंग टू डू फॉर यू। यही क्लैरिटी अगर नहीं आएगी तो आप एग्जाम में हमेशा फंसिएगा। सी और ई में राम भरोसे हो जाएगा, हेड टेल वाला मामला हो जाएगा, और अगर आप ई टिक करके चले आएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अब यहां पे देखिए, सेल इंक्रीज कर सकता है, ये वर्ड भी सही है, और सेल का ग्रोथ होता है, ये वर्ड भी अपने में सही है। अब हमको डिसाइड करना है कि राइज और एडवांस में क्या डिफरेंस है, कि राइज को चुना गया और एडवांस को ड्रॉप किया गया, तो दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हैं। राइज का मतलब होता है उठना, जैसे ग्राफ राइज होता है तो उठना क्या है, ये वर्टिकल है, तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करते हैं राइज। जबकि एडवांस के बारे में मैंने बताया था, आप मेरे पोस्टर पे ध्यान देंगे कि वो मेरी तरफ बढ़ा मतलब उधर से इधर आया, यानी कि ये जो मूवमेंट है एडवांस वाला, ये क्या है, ये हॉरिजॉन्टल है, और ये चूंकि हॉरिजॉन्टल है तो प्रॉफिट हॉरिजॉन्टल नहीं बढ़ता, प्रॉफिट का जो ग्राफ होता है दैट इज वर्टिकल। सो द करेक्ट ऑप्शन इज राइज। इसीलिए सी को टिक किया गया और ई को ड्रॉप किया गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का एक्सप्लेनेशन, और इससे काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि कभी कभी कॉमन सेंस अप्लाई करने से भी मेरे आंसर सही हो सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीन पे होगा, एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। बाकी डबल फिलर्स का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, कैसे करते हैं ये बता दिया। आगे के सेशंस में डबल फिलर्स के एक्सरसाइज को टेकअप किया जाएगा, और जो भी क्वेश्चंस होगा उसके वर्ड्स मीनिंग के साथ साथ उसके सही आंसर्स क्या हैं ये मैं डिस्कस करूंगा। तो दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज सेशन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे है। The company has dash special training to employees on dash to trade online। इसके ऑप्शंस है, पहले ऑप्शंस लिख देता हूं तब सेंटेंस के मीनिंग को बताऊंगा। ऑप्शंस आर imparted risks, बी में है sanction और skills, सी announced and benefits। ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज ऑफर्ड एंड कोर्स, एंड ऑप्शन नंबर ई प्रोवाइडेड एंड हाउ। So these are 5 options for this question number 4। सेंटेंस पर एक बार फिर आप लोग ध्यान दें। The company has dash special training to employees on dash to trade online। हिंदी में अगर इस सेंटेंस को समझने की कोशिश करते हैं तो एक कंपनी के बारे में बात की जा रही है जिसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया या घोषणा की, ये तो बाद में डिसाइड होगा ऑप्शंस के बेसिस पे। और वो जो ट्रेनिंग थी वो किस चीज़ पर थी, वो ऑनलाइन ट्रेडिंग से रिलेटेड थी। सो दिस इज द रफ मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब यहाँ पे देखते हैं ग्रामर का एक पॉइंट यहाँ पर अगर अप्लाई किया जाए तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। वी विल बी एबल टू एलिमिनेट सम ऑफ द ऑप्शंस ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हैज है, हैज के बाद ब्लैंक है, ठीक है। टेंस जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि हैज, हैव या हैड के बाद हैज, हैव या हैड के बाद हम लोग जब भी वर्ब को यूज करते हैं तो वर्ब का V3 फॉर्म यूज किया जाता है। जैसे उसने एक पत्र लिखा है, ही हैज रिटन ए लेटर।
राइट, रोट, रिटेन, V3 वहां पर यूज किया गया। अब ग्रामर का ये रूल अगर आपको याद है तो आप इसको यहां पर अप्लाई कर सकते हैं दिए गए सेंटेंस में। यहां पे हैज के बाद वर्ब आएगा तो वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? वर्ब का V3 आएगा, तीसरा वाला फॉर्म आएगा। तीसरा वाला फॉर्म के हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन ए जो भी ऑप्शन दिए गए हैं उसके फर्स्ट वर्ड पर हम पहले फोकस करते हैं। इम्पार्ट एक वर्ब है और इम्पार्टेड उसका V3 है। मीनिंग पे अभी बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, अभी वर्ब का जो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया है उस पर कंसंट्रेट करेंगे। तो ये इम्पार्टेड V3 है, ये मेरा आंसर हो सकता है। सैंक्शन V1 है तो ये मेरा आंसर नहीं होगा, और जब ये आंसर नहीं होगा तो इसको हम लोग स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन नंबर बी को। देन वी कम टू ऑप्शन नंबर सी। अनाउंस का V3 अनाउंस्ड है तो ये मेरा आंसर हो सकता है। मीनिंग, आई एम नॉट गोइंग टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड, मीनिंग बाद में भी डिस्कस करते हैं, पहले जितना काम आसान हो जाए उतना अच्छा है। ऑफर का V3 यहां पर ऑफर्ड है तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है, और प्रोवाइड का V3 प्रोवाइडेड है तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। आपके मन में आया होगा कि कौन सा तीर आप सर मार लिए, 5 में से एक ही ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर पाए, कोई बात नहीं, फिर भी मेरा काम 20% आसान हो गया। नाउ वी डिस्कस कि यहां पर जो वर्ड्स दिए गए हैं सेंटेंस में जो कहा गया है, बहुत ही, दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शन जो पहला वर्ड होता है ना, वो हो सकता है कि चारों का चारों या पांचों के पांचों उसमें आपके आंसर में फिट हो जाएं। ये वैसा ही एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पे ईडी लगा रहता तो ये पांचों वर्ड्स ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन में फिट होने के लिए एलिजिबल हैं। अब जैसे देखते हैं, ट्रेनिंग है तो इम्पार्ट का मीनिंग क्या होता है? इम्पार्ट का मतलब देना होता है। एक और वर्ड हम लोग जानते हैं, इम्पोर्ट। इम्पोर्ट मीन्स होता है आयात करना। जैसे अमेरिका से कोई चीज़ मंगाई गई तो उसको इंपोर्ट किया गया, लेकिन स्पेलिंग में जरा सा डिफरेंस है और मीनिंग भी बदल जाता है। यहाँ पर ओ है, यहाँ पर ए है। तो इम्पार्ट का मतलब होता है देना। क्या देना? लड्डू पेड़ा देना नहीं, इसको दो खास जगह पे यूज किया जाता है, नॉलेज और ट्रेनिंग के लिए। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इम्पार्टेड यहाँ के लिए बेस्ट वर्ड है। बट सेकंड में देखते हैं, अनाउंस मतलब घोषित करना। तो कंपनी ट्रेनिंग घोषित भी कर सकती है, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। ऑफर, कंपनी ऑफर भी कर सकती है अपने एम्प्लॉयज के लिए, तो ये भी मेरा आंसर हो सकता है। और प्रोवाइड का मतलब भी देना होता है। जैसे उसने मुझे सहायता दी, ही प्रोवाइडेड मी द असिस्टेंस, तो वहां पर भी हम लोग इस वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो इसमें आपके सामने है, ऑप्शन ए का पहला वर्ड सही है, हो सकता है मेरा आंसर। ऑप्शन सी का भी पहला वर्ड सही है, ऑप्शन डी का पहला वर्ड सही है, ऑप्शन ई का भी पहला वर्ड सही है। करेक्ट? तब हमको क्या करना होगा? देन वी विल हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंड वर्ड। अब सेकेंड वर्ड के बेसिस पे हम लोग इसको कैसे डिसाइड करते हैं, पहले सब के मीनिंग को समझना होगा। रिस्क का मतलब क्या होता है? रिस्क मीन्स जोखिम, खतरा। बेनिफिट का मतलब फायदा। कोर्स का मतलब पाठ्यक्रम। जैसे यू आर अटेंडिंग माई कोर्स ऑफ इंग्लिश, आप लोग अभी मेरा अंग्रेजी का कोर्स अटेंड कर रहे हैं। कोर्स का मतलब भी कोर्स का मतलब पाठ्यक्रम होता है। एक और मीनिंग होता है कोर्स का दूसरा मीनिंग होता है रास्ता। जैसे गंगा नदी का कोर्स इधर से है, गंगा नदी का रास्ता इधर से है, या ही एडॉप्टेड ए रॉन्ग कोर्स इन हिज लाइफ, उसने अपने जीवन में गलत रास्ता अख्तियार कर लिया, तो वहां पर हम लोग इसको रास्ता के लिए भी यूज करते हैं। और फिर एक वर्ड है हाउ। हाउ का मतलब कैसे। अब देखते हैं, रिस्क के बाद आने वाला प्रीपोजिशन क्या होता है? ऑफ होता है। रिस्क ऑफ फायर, आग का डर। रिस्क ऑफ थेफ्ट, चोरी का डर। तो रिस्क के बाद ऑफ लगाया जाता है। अगर हम सेंटेंस में देखते हैं तो ऑन के बाद यहां पे ब्लैंक दिया हुआ है, और अगर वहां पे हम रिस्क लिखते हैं तो उसके बाद ब्लैंक के बाद यहां पे वर्ड है टू। हमको चाहिए यहां पर ऑफ,
लेकिन दिया हुआ है 2, यानी कि रिस्क यहाँ पे फिट नहीं होगा, रिस्क 2 नहीं होगा, यहाँ पे रिस्क ऑफ चाहिए था, इसीलिए रिस्क यहाँ पर फिट नहीं होगा, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, ए को एलिमिनेट कर दिया गया। देन हाँ, कभी कभी जान पर खतरा, वहां पे हम लोग रिस्क टू लाइफ बोलते हैं, लेकिन चोरी का खतरा तो का के लिए ऑफ ही यूज होगा। फिर एक वर्ड है बेनिफिट्स, बेनिफिट्स के बाद भी प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अटेंडिंग योर क्लासेस? आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आपके क्लास को अटेंड करने का क्या फायदा है, तो का फायदा यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, लेकिन अगर बेनिफिट्स को यहाँ हम पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, इसीलिए बेनिफिट्स भी मेरा आंसर नहीं होगा। और जब बेनिफिट्स नहीं होगा तो सी वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। देन वी कम टू ऑप्शन नंबर डी, कोर्स। कोर्स के बाद भी प्रीपोजिशन लगता है ऑफ। कोर्स ऑफ इंग्लिश, कोर्स ऑफ मैथमेटिक्स, कोर्स ऑफ एमबीए, और इस वर्ड को अगर यहाँ पे कोर्स को रखा जाएगा तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, जो कि गलत होगा, इसीलिए कोर्स कैन नॉट बी पुट हियर, तो इसीलिए कोर्स को भी एलिमिनेट कर देंगे और ये ऑप्शन भी चला जाएगा। नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज प्रोवाइडेड एंड हाउ। हाउ के बाद 2 एकदम सेट होता है, हाउ टू ट्रेड ऑनलाइन, सो द आंसर इज ई। तो ये था डबल फिलर्स का कॉन्सेप्ट जो आपके साथ अभी डिस्कस किया गया। उस पर बेस्ड जो भी 3-4 स्टेप्स मैंने बताए, अपने तरफ से मैं कोशिश करता हूं कि थिंग्स शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेट करने से फ़ायदा नहीं होता है, डिलीवरी जितने सिंपल तरीके से की जाए, एग्जाम्पल्स के साथ बता कर की जाए, तो वो ज़्यादा समझ में आती है, नंबर 1, और उसको हम रिटेन भी कर पाते हैं कि एग्जामिनेशन सिचुएशन में हम लोग उसको अप्लाई कर दें। ज़्यादा जटिल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो इसको लैंग्वेज की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। बट वन थिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट यू शुड हैव ए गुड कमांड ओवर वोकेबलरी। और जो भी वर्ड्स आपको यहाँ पे नए दिखे होंगे, मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग आपके साथ डिस्कस किया। आप उसको एक जगह पर कॉपी में लिख कर रखेंगे और उसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। वर्ड्स को कैसे आसानी से लर्न किया जाएगा ये कभी दूसरे सेशन में हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे। और स्टूडेंट्स पूछते हैं कि कितना वर्ड्स याद करें, उसका सोर्स क्या हो, तो मेरा कहना है कि बेस्ट सोर्स इज द क्वेश्चन इटसेल्फ। क्वेश्चन में जो वर्ड्स हैं वही बेस्ट सोर्स ऑफ वोकेबलरी बिल्डिंग है। अगर इस पर आप ध्यान रखेंगे तो यही सब वर्ड्स घूम फिर कर दूसरे एग्जाम में, दूसरे क्वेश्चंस में आपके सामने आएंगे और इसका अल्टीमेट बेनिफिट आपको मिलेगा। और विद दीज वर्ड्स आई क्लोज टुडेज सेशन। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू, बाय।